नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं सुधांशु तिवारी, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूं आपका एक नए सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। देखिए, ये जो विषय होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण विज्ञान का, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी क्लास में हो, ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस हिसाब से आपका आज का सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, जो मिश्रण होते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बने होते हैं, तो उनको अलग कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा। और सेशन को शुरू करने से पहले जो है, आज एक बहुत खास दिन है। आज है होली। तो होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन का कैनवास हमेशा खुशियों से भरा रहे, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। और होली के साथ साथ एक और ख़ास दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो हम आज जो है इस चैनल के माध्यम से विश्व की सभी महिलाओं को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप जो है ईश्वर की एक अनूठी रचना है, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। तो आपको होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना समय गवाए अब सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आपका टॉपिक है पहला, पदार्थ। तत्व, यौगिक और मिश्रण को जानने से पहले हमें पदार्थ को जानना होगा, ठीक है। तो पदार्थ जानते हैं पहले। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जिसे भौतिक विधि द्वारा किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक यानी गुण होता है। इसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वही पदार्थ होता है। और सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं, कुछ भी जिसका वजन हो और जो स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटी परिभाषा है, लेकिन ये जो एक साइंटिफिक परिभाषा नहीं होती है कि वह कुछ भी जो कुछ ना कुछ वजन हो जिसका और जो स्थान घेरता हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। आप ये याद रखिए, पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जिसे भौतिक विधि द्वारा किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा भी आपकी सही है, चल जाएगी। कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। अब देखिए, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका ठोस है, दूसरा है आपका द्रव और गैस तीसरा। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो हैं, इन्हें भौतिक विधियों के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। अब चलते हैं, तीनों अवस्थाओं के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, पहली है ठोस अवस्था। ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इस ठोस अवस्था की यही जो प्रॉपर्टी है, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया लकड़ी, दीवार, कुर्सी आदि सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो ठोस हैं। अब चलते हैं द्रव। दूसरी अवस्था है ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो पात्र के आकार का होता है। यानी अगर हम इसको किसी भी पात्र में रखेंगे तो ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, तो ये आपका द्रव कहलाता है। यानी इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है द्रव का, वो द्रव कहलाते हैं। आपके उदाहरण है पानी, तेल और सभी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, ये आपके द्रव के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप गैस के बारे में जानते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसमें ना तो आयतन निश्चित होगा और ना आकार निश्चित होगा, वो गैस कहलाता है। सभी प्रकार की गैसें, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अन्य जितनी वायुमंडल में गैसें हैं, सभी एक गैस हैं। अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस तीनों में एक प्रकार से संबंध होता है, ठीक है। जैसे अगर ठोस में हम ऊर्ध्वपातन की क्रिया करेंगे, सीधा वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठोस को अगर संगलन मतलब गलाएंगे तो द्रव में बनेगा। द्रव से अगर उसको वाष्पीकरण प्रक्रिया में ले जाएंगे तो गैस बन जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर द्रव से में संघनन होगा, गैस का संघनन होगा तो वो द्रव में बदलेगा। द्रव से अगर द्रव को जमा दिया जाएगा तो ठोस हो जाएगा। तो तीनों अवस्थाएं एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं तत्व क्या है। हमारे सेशन का जो मेन उद्देश्य था हम उस पर पहुँच चुके हैं। तत्व के बारे में जानते हैं कि तत्व है क्या। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बिना एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। मतलब जो पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका सोना, चांदी, ये सब एक प्रकार से पदार्थ हैं, ये सब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब परिभाषा में है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा परमाणु क्या होता है, तो परमाणु के बारे में भी जान लेते हैं।
पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाणु कहलाता है। यानी परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, इसे और छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु होते हैं वो पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है जिसे किसी भी प्रकार से और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तत्व आपका क्लियर हो गया। अब यौगिक के बारे में जानते हैं। यौगिक जो होता है पदार्थ का वह शुद्ध रूप होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। यानी जब हम वह शुद्ध रूप पदार्थ का जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है। यौगिक और मिश्रण में यही अंतर होता है कि जब जो यौगिक होता है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। देखिए जैसे आपका उदाहरण है HCl, यानी HCl को देखिए, इसमें हाइड्रोजन का जो है एक रेशियो लिया गया है और क्लोरीन का भी एक रेशियो लिया गया है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोराइड। और ये H2O यानी पानी है आपका, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिया गया है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया गया है, तो ये आपका पानी बन गया। तो ये आपका जो है यौगिक है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में लिया गया है। H2O जैसे आपका पानी है, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिया गया है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया गया है। HCl में हाइड्रोजन का 1 परमाणु लिया गया है, क्लोरीन का भी 1 परमाणु लिया गया है। तो इनका एक निश्चित अनुपात है, तो वही यौगिक कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अब आते हैं मिश्रण पे। मिश्रण इसका ठीक उल्टा होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया दिया जाता है, यानी उसका कोई फिक्स अनुपात ना रहे, तो वो नया पदार्थ जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया मिश्रण। यौगिक और मिश्रण में यही अंतर होता है। यौगिक में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक खास रेशियो में मिलाया जाता है, जबकि मिश्रण में किसी भी तरीके से मिला दिया जाता है, जिससे आपका चीनी और पानी का घोल हो गया। ये आपका मिश्रण के अंतर्गत आता है। अब मिश्रण देखिए, मिश्रण जो है, मिश्रण पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ये जो है आपका खास ध्यान देने वाला बिंदु है। मिश्रण जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, चाहे आपका ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ठीक है, सामान्यतः मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब दोनों मिश्रण के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए पहला समांगी मिश्रण जानते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, वो होते हैं समांगी मिश्रण। ये आपको जो है मिश्रण की परिभाषा भी यही बताई गई है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो आपका वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और जब ठीक इसी का उल्टा कर देंगे, किसी भी अनुपात में मिला देंगे, तो आपका विषमांगी मिश्रण हो जाता है। अब देखिए निश्चित अनुपात में, यानी वायु में विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में 21% है, नाइट्रोजन की अलग है, अन्य गैसों की अलग है। इसी प्रकार से वो निश्चित अनुपात में है, तो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आती हैं। अब चलते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। देखिए ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से किसी भी निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते हैं, यानी अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, और इन्हें अलग किया जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिले होते हैं और इन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन समांगी मिश्रण में अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका उदाहरण है लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण। तो ये देखिए विषमांगी मिश्रण है, इसे अलग किया जा सकता है, समांगी मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों मिश्रण भी समझ में आ गया होगा। अब मिश्रण तो आपको समझ में आया। मिश्रण के बाद हम अगर दो पदार्थों को मिश्रित कर सकते हैं तो उन्हें मान लीजिए आपको अलग करना पड़ा। ठीक है, तो अलग कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं, यानी पदार्थों का पृथक्करण जानते हैं हम। पदार्थ यानी मुख्य रूप से जो मिश्रण होते हैं उन्हीं को अलग किया जाता है, तो उसे ही हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। तो जानते हैं पृथक्करण होता क्या है। मिश्रण से उसके अवयव यानी जिससे वह मिलकर बने होते हैं, चाहे वह दो प्रकार के अवयवों से मिलकर बने हो या दो से अधिक मिलकर बने हो, तो जिससे वह मिलकर बने होते हैं को पृथक करने की प्रक्रिया को पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। यानी मिश्रण जिन दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है उनको आपस में अलग कर देने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। पृथक्करण से नाम से स्पष्ट होता है अलग अलग कर देना। तो उम्मीद करते हैं आपको पदार्थों का पृथक्करण समझ में आ गया। यानी मिश्रण से उसके अवयव यानी जिससे वो मिलकर बने होते हैं उनको अलग अलग कर देने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। अब पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने, मान लीजिए अशुद्धियाँ हैं मिश्रण में, तो उसमें से हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं अलग करके, लाभदायक अवयवों को अलग करके, मिश्रण के घटकों का अनुपात निकाल के। यानी मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना शुद्ध पदार्थ है, तो उसका आप एक अनुपात निकाल सकते हैं और अशुद्ध पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो ये आपके जो है पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये उसके कारण है कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
कई बार पूछा जाता है कि विधियाँ कितनी होती हैं, विधियों और कोई विधि पूछ लेगा तो आपसे उसकी परिभाषा पूछेगा, या आपको दे दिया जाएगा 2 पदार्थ, पूछा जाएगा कि किस विधि से अलग किया जा सकता है। तो विधियों को, जो पृथक्करण की विधियाँ हैं, कई प्रकार से नाम बदल के आता है। तो पूरा पृथक्करण की जितनी विधियाँ आप लोग वो ध्यान से देखेंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे ही चलिए शुरू करते हैं। पृथक्करण की विधियाँ निम्नवत हैं। पहली विधि है फटकना। इसके बारे में जानते हैं। फटकने से पदार्थ की हल्की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, गेहूँ से भूसा निकाला जाता है जब खेतों में, जब थ्रेशर से हम गेहूँ की, जिसे दवाई कहते हैं, तो उससे भूसा अलग हो जाता है, हल्की अशुद्धियाँ जो रहती हैं वो अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप, हवा चल रही है, आप जो है गेहूँ को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के हवा चल रही है, अगर गिराएं तो उससे जो उसमें छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं हल्की, वो अलग हो जाती हैं। तो यही होता है फटकना, ठीक है। और आपने घर पे देखा होगा, अगर सूप से भी गेहूं को बछोरा जाता है तो वो भी एक फटकना एक प्रकार से उदाहरण में आता है। आपका यही उदाहरण है गेहूं से भूसा निकालना। अब अगला है बीनना। अनाजों से, जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये आपके अनाज है, इसमें जो अनुपयोगी घटक होते हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी होते हैं, बनाने से पहले हम एक बार बीनते हैं। ये जो अनुपयोगी घटक मिले होते हैं उन्हें हम अनाज से अलग कर लेते हैं। तो यही प्रक्रिया आपकी बीनना कहलाती है। अब देखिए, जो अनाज में, जैसे आपके जो अनाज है, गेहूं, चावल, ये सब है, उसमें जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी होते हैं वो अनाजों की प्रकृति आकार से भिन्न होते हैं और इसे हमें साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ये अनाज से अलग है, तो उसी को हम हाथ से बीन कर अलग कर देते हैं। यही प्रक्रिया आपकी बीनना कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको बीनना भी समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी विधि है चालना। देखिए, चालना जो है, एक विभिन्न प्रकार के अवयवों वाले मिश्रण को विभिन्न प्रकार के छेद वाली चलनियों द्वारा अलग करने की प्रक्रिया चालना कहलाती है। आपने देखा होगा, एक प्रकार से चलनी होती है, इसमें मतलब जो छोटे छोटे होल होते हैं उसका साइज डिफरेंट होता है। तो उसको जो है अनाज को उसमें डाल के हिलाते रहते हैं, तो जो अशुद्धियाँ होती हैं उसी होल के माध्यम से नीचे गिर जाती हैं और हमारा जो शुद्ध मिश्रण होता है, मतलब मिश्रण से अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, शुद्ध जो हमारा पदार्थ होता है वही बचता है। तो ये एक चालना, ये भी एक प्रकार से पृथक्करण की विधि है। अगली विधि है जो चुम्बकीय पृथक्करण विधि होती है। ये देखिए खास इंपॉर्टेंट विधि होती है। जब हमारे मिश्रण में चुम्बकीय या लोहे की अशुद्धियाँ होती हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब मिश्रण में लोहा या चुंबकीय पदार्थों की अशुद्धियाँ होती है तो इस विधि का, यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण है, तो आप इस विधि से लोहा अलग कर सकते हैं। बाद में आपके पास बालू अलग हो जाएगा, अशुद्धि अलग हो जाएगी, आपके पास शुद्ध लोहा बचेगा। तो 4 विधि हो गई आपकी। अब अगली विधि में पढ़ते हैं तलछटीकरण क्या होता है। देखिए, द्रव में अविलेय ठोसों के मिश्रण में हल्के एवं भारी अवयवों को इस विधि से अलग किया जाता है। यानी इसको समझते हैं क्या है। मान लीजिए द्रव में आप 2 प्रकार के ठोस हैं आपके, ठीक है, दोनों घुल नहीं रहे पानी में। तो अगर अविलेय है, अविलेय मतलब होता है जो घुले ना, विलेय ना हो, और उसका उनके वजन का अनुपात अलग अलग है, यानी एक हल्का है एक भारी है, तो तलछटीकरण विधि से उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगली विधि जो है भारण है। पानी में ना बैठने वाली अशुद्धियाँ भारण विधि द्वारा अलग की जाती हैं, यानी ऐसी अशुद्धियाँ जो पानी में बैठती नहीं है, जो तलछटीकरण के द्वारा भी अलग नहीं होती हैं, उन्हें हम भारण विधि द्वारा अलग करते हैं। अब अगली है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। अपकेंद्रण विधि में मतलब जब दोनों पदार्थों की जो है शांतता में अंतर होता है, यानी एक पदार्थ हल्का होता है, दूसरा पदार्थ थोड़ा सा भारी होता है, तो इस विधि द्वारा हम उसको अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए दही से मक्खन को जो अलग किया जाता है वो अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। मत्ती के द्वारा अगर हम दही को मसते रहते हैं बार बार, तो मक्खन की शांतता, जो वो मक्खन जो है अवक्षेपित होकर ऊपर दही के ऊपर एक परत में आ जाता है, उससे हम अलग कर लेते हैं। तो ये आपकी जो है अपकेंद्रण विधि कहलाती है, यानी दही से मक्खन जो जिस प्रकार से अलग किया जाता है वो आपकी अपकेंद्रण विधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है आशवन विधि। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया आशवन कहलाती है। अब आशवन में देखिए 2 विधियां होती हैं, एक होती है वाष्पीकरण और संघनन, ठीक है। वाष्पीकरण आप लोग जानते होंगे, अगर किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है, वही होता है वाष्पीकरण। और संघनन में ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है। वाष्प को अगर आप संघनित करते हो तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आशवन जो है, आशवन में 2 विधियां होती हैं, वाष्पीकरण और संघनन, यानी अगर इन 2 विधियों के द्वारा हम शुद्ध द्रव को प्राप्त करते हैं तो वो होती है आशवन विधि, ठीक है। अगली विधि चलते हैं क्रिस्टलीकरण। यह विधि द्रव में विलेय ठोस को शुद्ध व अलग करने में प्रयोग की जाती है। यानी कोई मान लीजिए आपके पास द्रव पदार्थ है, यानी जो लिक्विड होता है, तो उसमें जो ठोस अशुद्धियों को अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है चीनी का घोल बनाया है, तो चीनी ठोस होती है, वो घुल चुकी है पानी में, तो उसको जो अलग किया जाएगा तो क्रिस्टलीकरण विधि से अलग किया जाएगा। अब आपकी जो है वाष्पन विधि, ये लास्ट विधि होती है, ठीक है।
मतलब आप जितने पृथक्करण विधि है ये आप लोगों ने ध्यान से सुना। वाष्पन जो होता है, किसी द्रव का गैस अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। ये आपसे परिभाषा भी पूछा जा सकता है कि वाष्पन क्या होता है, तो आप ऐसा परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी द्रव का गैस अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। अब एक लास्ट में एक ध्यान देने योग्य बात है, आप सुनिएगा। जो आपका दूध होता है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और जो वायुमंडल में गैसें होती हैं वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें समांगी मिश्रण में माना जाता है, और जो वायुमंडल में गैसें होती हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण में माना जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।